हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस के बारे में। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और इसमें हम कॉमन एलिमेंट शेयर करते हैं बाय डूइंग थिंग्स, एंड जो हम थिंग्स करते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। इसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड हैं, दैट इज इलेक्टिव, दैट मीन्स वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट है टाइड डायरेक्टली, नेक्स्ट है इंटीग्रेट द कंपोनेंट, इसमें हम कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जनरेटिव एंड डायनामिक, मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तभी जनरेटिव और डायनामिक्स होंगी जब हम इसको जब हम अपनी इंस्ट्रक्शन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, ये स्टैटिक्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एंड नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। नाउ टीचिंग इज अपेरेंट, मीन्स टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, नाउ परसेप्शन, एंड नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन। कम्युनिकेशन में आ जाता है कि टीचर और स्टूडेंट का एक पर्सनल इंटरेक्शन, और परसेप्शन में आ जाता है कि एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए टीचर में कि वो अपने स्टूडेंट्स की एटीट्यूड, मोटिव्स, बिलीव्स को निखार सके। और कॉपरेशन मीन्स कि एक टीचर में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने रिलेशनशिप को स्टूडेंट के साथ बेटर बना सके, उनको कोलैबोरेट कर सके। नाउ टीचर शुड बी, अब टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर होना चाहिए केयरिंग एंड पॉजिटिव, और वो अपने सब्जेक्ट कंटेंट में मास्टरी होनी चाहिए उसकी। और उसको नेक्स्ट है हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देयर स्टूडेंट्स, मीन्स कि अपने स्टूडेंट से हाई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए टीचर को। वो अवेयर होना चाहिए रिगार्डिंग सिलेबस एंड स्टूडेंट्स। एंड नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट से एक पॉजिटिव फीडबैक मिले स्टूडेंट से उसको, टीचर को। नाउ लर्नर कैसा होना चाहिए? लर्नर होना चाहिए अपनी स्टडीज़ को लेके इंटरेस्टेड होना चाहिए, अपनी लर्निंग को लेके, उसके टॉपिक में रेलिवेंसी होनी चाहिए, अपने आप को लेके सिक्योर होना चाहिए, अपने डिसीजन को लेके उसकी जो लर्निंग है वो बेटर होनी चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए एक लर्नर। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस में 4 अप्रोचेस होती हैं हमारी। फर्स्ट वन इज़ ग्रामर, नेक्स्ट वन पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। नाउ फर्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर में आ जाता है कि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीन्स बाय विच वी कम्युनिकेट आवर थॉट, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे के सामने। और लैंग्वेज में हम ग्रामर का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को प्रॉपर वे में उसको कन्वे कर सके उसके लिए। नाउ नेक्स्ट एक डेफिनेशन दी है ये, लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ थॉट एंड फीलिंग, एंड ग्रामर इज अ मशीन बाय विच दैट व्हीकल इज सेट इन मोशन। लैंग्वेज एक व्हीकल है थॉट का और फीलिंग्स का, और ग्रामर एक मशीन की तरह उसमें काम करता है उसकी मोशन को सेट करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है डॉक्टर स्वीट ने, ग्रामर इज अ प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वॉयट, उन्होंने बोला है ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट ऑफ लैंग्वेज अरेंज्ड इन अंडर सर्टन कैटेगरीज एंड डील्स ओनली विद व्हाट कैन बी ब्रॉट अंडर जर्नल लॉज। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। ग्रामर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है? फर्स्ट वन इज क्लियर कम्युनिकेशन। अगर हमने किसी से प्रॉपर वे में बात करनी है उसके लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। किसी अवॉइड कन्फ्यूज़न, मीन्स कि कोई कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना है तो उसके लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। इम्प्रूव रीडिंग एंड लिसनिंग, हमें अगर अपना रीडिंग और लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करना है, बेटर करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ये बेनिफिशियल होता है। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, अगर हमने अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी लानी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं ग्रामर का। ना नेक्स्ट इज
हेल्प टू थिंक लॉजिकली, हम लॉजिकली सोच पाते हैं ग्रामर की हेल्प से। अपनी स्पीकिंग में हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है बोलने में, हमारी राइटिंग स्किल एनहांस हो जाती है। सो दैट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। नाउ नेक्स्ट वन इज अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ग्रामर। ऐसे कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो हम टीचिंग ग्रामर में यूज़ करते हैं? सो दैट इज़ टू टाइप ऑफ अप्रोचेज, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोचेज में हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल की तरफ चलते हैं, और डिडक्टिव इससे बिल्कुल अपोजिट है, इसमें हम जनरल रूल टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल की। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच जो है रूल डिस्कवरी पाथ है, मतलब हम इसमें एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं, और इस अप्रोच में स्टूडेंट जो होता है एक पार्टिकुलर टू जनरल कंक्लूजन की तरफ प्रोसीड करता है। इसमें हम कंक्रीट एग्जाम्पल लेते हैं, और ये जो अप्रोच है वो सूटेबल होती है साइंस या फिर मैथमेटिक्स के लिए, मीन्स लॉजिकल सब्जेक्ट में। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर इंडक्टिव अप्रोचेस। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंडक्टिव अप्रोचेस, दैट इज इसमें हम बच्चे को साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, लॉजिकली सोचता है बच्चा और साइकोलॉजिकली भी सोचता है। डेवलप हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप होती है। बच्चे को ऑब्जर्वेशन, बच्चा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाता है, एक्टिव लर्नर बन जाता है बच्चा, वो अपने लेसन को इंटरेस्टिंगली सुनता है, उसको पढ़ता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत लेंथी अप्रोच है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, और ये लेंथी कंक्लूजन के लिए शूटेबल नहीं है, और स्मॉल चिल्ड्रन को भी हम इस अप्रोच का यूज़ नहीं कर सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव अप्रोच। ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल अपोजिट होती है इंडक्टिव अप्रोच की। इसमें हम कुछ जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इसमें हम रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें हम जनरल टू पर्टिकुलर या एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये जो डिडक्टिव अप्रोच है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, मीन्स टीचर के लिए बेनिफिशियल है, और इसके एडवांटेजेस हैं, ये स्पीडी प्रोसेस है, इजीली कवर कर सकता है टीचर मतलब अपने सिलेबस को। नेक्स्ट वन इसका जो काम है वो भी इजीली है, और ये स्मॉल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए इजीली और टाइम सेविंग भी है। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ये अनसाइकोलॉजिकल अप्रोच है, इसमें बच्चा लॉजिकली नहीं सोच पाता है, और इसमें बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप नहीं हो पाता है। मेमोराइजेशन भी, बच्चा इसमें रोट मेमोराइजेशन करता है। ये अनइंटरेस्टिंग है और क्रैमिंग होती है इसमें ज़्यादा, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल अप्रोच डिस्कस करेंगे, पंक्चुएशन। यूजिंग पंक्चुएशन इन आवर राइटिंग। जब हम अपनी राइटिंग में पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं तो वो हेल्प करता है किसी जो रीडर है उसको अच्छी तरह से जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। पंक्चुएशन में मतलब कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेट पॉज होते हैं जिसको हम अपने आइडियाज़ और थॉट को डिस्कस कर सकते हैं। ये एक मतलब एसेंशियल यूज़ है पंक्चुएशन का, कि विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को मतलब बेस्ट बना सकते हैं। पंक्चुएशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है या फिर मार्क हैं जिसके हेल्प से हम अपने मैसेज को इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का मीनिंग अच्छी तरह से किसी को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। पंक्चुएशन वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से, पंक्चुएशन से, विच मीन्स मार्क्स और साइन, जिसका मतलब है मार्क और साइन। इसमें भी 2 अप्रोचेज इंक्लूडेड हैं, दैट इज इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच, दैट इज सेम एज द ग्रामर मेथड। Next instructional approach है spelling. Spelling is defined as on a proper way to write a word using the correct order of letter. A teacher should try to help the ability among students for writing correct spelling. Spelling को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मीन्स एक प्रॉपर वे में किसी वर्ड को लिखना या फिर किसी प्रॉपर वे में उस लेटर को पढ़ना। और मतलब टीचर जो हमारी हेल्प करता है हमारी राइटिंग स्किल को करेक्ट करने के लिए और हमारी ऐसी एबिलिटी को निखारने के लिए। इसमें हम वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग मीन्स कि जब हम किसी स्पेलिंग को
तब करेक्टली पढ़ पाएंगे जब हमने किसी स्पेलिंग को नोटिस करेक्टली किया होगा या उसको अच्छी मतलब करेक्टली देखा होगा। इसमें वेरियस मेथड्स आते हैं टीचिंग स्पेलिंग के, दैट इज ओल्ड ड्रिल मेथड, न्यू ड्रिल मेथड, इंसिडेंशियल मेथड, प्ले वे मेथड, ट्रांसक्रिप्शन मेथड, डिक्टेशन मेथड एंड डिक्शनरी मेथड, एंड लास्ट वन इज स्पेलिंग competitions। फर्स्ट वन इज ओल्ड ड्रिल मेथड, दैट इज इसमें आएगा, ये जो मेथड है वो रोट मेमोरी मेथड है। इसमें जो है टीचर क्या करता है कि एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की और उनको स्टूडेंट को बोलता है कि इनको क्रैम करो, दैट इज़ द क्रैमिंग मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। स्टूडेंट को उन मीनिंग्स के बारे में नहीं पता होता है, वो बस उनका यूज़, उनको ये भी नहीं पता होता है कि उन वर्ड्स का यूज़ हमने कहाँ करना है और कब करना है। नेक्स्ट वन इज़ न्यू ड्रिल मेथड। न्यू ड्रिल मेथड में भी टीचर जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, की मीन्स जो बच्चों की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो उन वर्ड्स को की लिस्ट को प्रिपेयर करता है। इसमें जो है यूज़ ऑफ वर्ड इज़ ऑल्सो टॉट, मीन्स कि जो वर्ड हमने यूज़ करने हैं उनके बारे में बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंसिडेंशियल मेथड। इस मेथड में टीचर इस मेथड में टीचर सिर्फ उन्हीं स्पेलिंग्स के बारे में बताता है जो रीडिंग के दौरान मतलब आती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड उनके बारे में ही उन स्टूडेंट्स को बताता है। नेक्स्ट इज डिक्शनरी मेथड। स्टूडेंट उन वर्ड्स के बारे में डिक्शनरी से जानता है जिनके बारे में स्टूडेंट को नहीं पता होता है, उनके बारे में वो कंसल्ट करता है टीचर से। नेक्स्ट इज डिक्टेशन मेथड। हियर इसमें जो है वो टीचर लाउडली रीड कराता है वर्ड स्टूडेंट से और स्पेलिंग्स को राइट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मेथड, इसमें जो स्पेलिंग है वो लर्न होती है बाय कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड, मीन्स इसमें हम कॉपी करते हैं ब्लैक बोर्ड से या फिर कहीं से भी बुक से कॉपी करते हैं, मीन्स इसमें जो बच्चा सीखता है वो बाय कॉपिंग सीखता है। हमारी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग तब होती है एक हैंड राइटिंग एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पेन और पेंसिल की मदद से करते हैं। हर एक पर्सन की ये एक यूनिक हैंड राइटिंग स्टाइल होता है, उसके लिखने का तरीका हर एक पर्सन का अलग होता है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ने एक डेफिनेशन दी है, बोला है फेयर एंड लीजिबल हैंड राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब कि एक अच्छी और लीजिबल जो पढ़ने वाली हैंड राइटिंग होती है वो मैन को परफेक्ट बनाती है हर एक मतलब सिचुएशन में, लाइफ की सिचुएशन में। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग की करेक्टरिस्टिक्स है लेजिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, यूनिफॉर्मिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, स्पेसिंग एंड स्पीड। लेजिबिलिटी में आएगा कि हैंड राइटिंग जो है वो लीजिबल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड, अच्छी तरह से पढ़ी जानी चाहिए। इलीजिबल हैंड राइटिंग जो है एक बैड इंप्रेशन डालती है रीडर पर, मीन्स कि जो हमें राइटिंग समझ में ही ना आए वो एक बैड इंप्रेशन डालती है रीडर पर। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी, मतलब जो लेटर हैं हमारी हैंड राइटिंग के वो लीजिबल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए और अननेसेसरी लूप से मतलब फ्री होने चाहिए। मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब कर्सिव बनाने के चक्कर में ऐसे अननेसेसरी लूप बना देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर रीडर। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्मिटी, देयर शुड बी रेगुलरिटी इन साइज ऑफ लेटर, मीन्स कि जो हमारे लेटर है उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स कि हर एक लेटर जो है वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ठीक होनी चाहिए और ईच लेटर शुड बी सेपरेट, हर एक लेटर जो है वो थोड़ा दूर दूर लिखा होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है वो आसानी से पढ़ सके। हर एक नेक्स्ट वन इज स्पेसिंग, हर प्रॉपर वर्ड जो है वो स्पेस देख के लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्पीड, चिल्ड्रन शुड एबल टू राइट नीटली एंड लीजिबल एट नॉर्मल स्पीड, मीन्स कि जो बच्चे की राइटिंग स्पीड है वो भी मतलब लीजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ही स्लो लिख रहा है, तो बच्चे की स्पीड जो है वो भी एक लीजिबल और नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग के क्या क्या प्रभाव हैं, तो क्या क्या वजह है बैड हैंड राइटिंग की।
पुअर राइटिंग मटेरियल, अगर राइटिंग मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो भी बच्चे की राइटिंग जो है वो बैड होगी। लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग मीन्स कि बच्चा जो राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तभी बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो गंदी होगी। टू टाइट और टू लूज होल्ड ऑन पेन, कि मतलब बच्चा जो पेन को कैसे पकड़ रहा है, टाइटली पकड़ रहा है या लूज पकड़ रहा है, उसकी वजह से भी जो हैंड राइटिंग में उसमें इम्प्रेशन पड़ता है। प्रॉपर पोस्चर वाइल राइटिंग, मतलब कि जो अगर बच्चा जैसे लिख रहा है तो उसका पोस्चर जो है वो बैठने का तरीका जो है वो मतलब अच्छा होना चाहिए, ढंग से वो बैठा होना चाहिए। पुअर हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, अगर टीचर की हैंड राइटिंग पुअर है तो बच्चा भी वैसे ही लिखेगा, मतलब टीचर की हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी वजह से बच्चे की हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। सो दैट आर द इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ग्रामर, punctuation, spelling and handwriting. So thank you.